रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है? स्क्रीन शेयर है मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईशॉप स्टार्ट किया था, ठीक है, और उस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग को करना है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था, बट हाँ, एक क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया था। ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग को करना है, लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के समझा देते हैं, ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो करने में आसानी हो, ठीक है। तो पहले एक तुम लोग के मैथ का ही क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। हम एक बार नोट डाउन करवा लेते, क्योंकि वैसे भी टाइमलाइन ड्रॉ करके ही करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन एक बार लिख लो। रमन लिमिटेड ग्रांटेड 1000 ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस का मतलब जितने सारे शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर्ड होता है, ठीक है। कितने सारे ऑप्शंस ऑफर्ड किए गए हैं रमन लिमिटेड की तरफ से 1 अप्रैल 2016 को एट रुपीज, या फिर एट द रेट लिख देते हैं, एट द रेट ऑफ ₹40 ₹40 पे ऑफर किया गया है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ₹10 ईच, ठीक है। तो ईशॉप क्या था? ईशॉप ये था कि अगर हम लोग ईशॉप ये था कि एम्प्लॉय लोगों को जो है रिटेन करने के लिए, मतलब एम्प्लॉय लोगों का मूवमेंट ज्यादा ना हो ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को इस पे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ये देखो यहाँ पर, क्योंकि फिर से नए एम्प्लॉय लाओ, उनको ट्रेनिंग दो, तो कंपनी हमेशा चाहेगा कि मेरा एम्प्लॉय मेरे साथ ही चले, ऐसा ना हो कहीं दूसरा अच्छा पैकेज मिले वो चले जाए। तो फिर उसके लिए तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, सिर्फ सैलरी देने से तो काम नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए ईशॉप दिया जाता है। ईशॉप जो है वो एम्प्लॉय को सस्ते दाम पे शेयर ऑफर किया जाता है एम्प्लॉय को, और ये शेयर ऑफर किया जाता है जिस टाइम पे उसे हम लोग बोलते हैं, मतलब जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी अपने एम्प्लॉय से करती है। लेकिन कंपनी ऐसे ही फ्री में शेयर नहीं देती, कंपनी कुछ कंडीशंस रखती है उसके बदले, कि आपको मेरे कंपनी में 3 साल काम करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा ये शेयर, या फिर आपको मेरे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना है, ऐसा, ठीक है। कुछ भी बेनिफिट करके देना है, मतलब एक टारगेट फिक्स कर देगी कंपनी, और उसके जगह बोलेगी आपको जो सैलरी वगैरह इंसेंटिव मिल रहा है उसके साथ साथ आपको कंसेशनल रेट पे शेयर भी मिल जाएगा, लेकिन पहले आप ये कंडीशन फुलफिल करो, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय को ऑप्शन है, अच्छा लगे तो ले, नहीं अच्छा लगे तो ना ले, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कंपनी का ऑप्शन है, तो ये कोई मतलब ये नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे नहीं लेना है तो नहीं ले सकता है। तो रमन लिमिटेड ने 1000 ऑप्शंस, मतलब 1000 शेयर्स देने का बात किया है। 1/4/2016 में ₹40 में देगा शेयर्स, ठीक है, जिसका नॉमिनल वैल्यू है 10, ठीक है। व्हेन व्हेन द मार्केट प्राइस, मतलब जिस डेट पे ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस वर्स ₹120, ठीक है। मार्केट प्राइस है ₹120, एंड द वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड मतलब वही कंडीशन पीरियड, जैसे कि मेरे कंपनी में 2 साल काम करना पड़ेगा, तो ये जो कंडीशन पीरियड होता है इसे बोला जाता है वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। तो ये होता है वेस्टिंग पीरियड। तो 120 का शेयर एम्प्लॉय को मिल जाएगा ₹40 में, लेकिन जो वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड जो है वो है 2.5 ईयर्स का, मतलब एक कंडीशन रख दिया है कंपनी ने जो एम्प्लॉय को फुलफिल करना पड़ेगा, बट कंडीशन यहाँ नहीं बताया गया कि कंडीशन क्या है। लेकिन 2.5 ईयर्स के 5 ईयर्स का कंडीशन जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 2.5 ईयर्स में मान लेते हैं कि कंडीशन ये है कि कंपनी के पास इनको काम करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये कहीं और नहीं जा सकते। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड was
1 ईयर, ठीक है। एक्सरसाइज पीरियड का मतलब था, एक्सरसाइज पीरियड का मतलब था कि वेस्टिंग पीरियड 2.5 ईयर्स है, ठीक है। 2.5 साल जो है, कोई एक कंडीशन फुलफिल करना है, कंडीशन फुलफिल करने पे शेयर कंसेशनल रेट पे मिलेगा। कंसेशनल रेट पे ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन खरीदना तो एम्प्लॉय को ही पड़ेगा, ठीक है। मानते हैं मार्केट में 120 चल रहा है, ये तो तब चल रहा है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके बाद और भी हाई प्राइस हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय के लिए तो प्राइस यही रहेगा 40 रुपीज। लेकिन उसे वो 40 रुपीज पे तो लाना पड़ेगा, बेचारा एम्प्लॉय है, ठीक है, कैसे लाए। तो उसके लिए उसे टाइम और भी दिया जाता है, मतलब कंडीशन फुलफिल हो गया, अगर आपको खरीदना है और भी टाइम दे देते हैं। इस टाइम को बोला जाता था एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। द एक्सरसाइज पीरियड वाज 1 ईयर, एक्सरसाइज मतलब 1 ईयर के अंदर खरीद लेना। ऑन October 1, 2018, 200 unvested options lapsed, ठीक है। लैप्स का मतलब हो जाता है जब इम्प्लॉय चले जाते हैं, ठीक है, मतलब इम्प्लॉय छोड़ के चले गए, मतलब अब ये 200 ऑप्शंस कोई नहीं लेगा, तो इसका मतलब हो सकता है कि 200 लोग चलेगा। अब एक एक जन को कितना देना है वो तो बोला नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 200 अनवेस्टेड ऑप्शन, मतलब अब ये वेस्टेड नहीं होगा, मतलब कोई इसे लेगा नहीं, ठीक है। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड एंड 600 ऑप्शंस वेयर exercised, ठीक है। 600 ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज किया गया है, मतलब लोगों ने ले लिया है, ठीक है। ऑन 30th of October 2019, रिमेनिंग 200 ऑप्शंस, जो बचे 200 ऑप्शंस है, देखो कितना ऑप्शंस था, 1000 में से 200 लैप्स हो गया, बचा कितना 800, ठीक है। और 600 ऑप्शंस जो उसमें से एक्सरसाइज हुआ, तो 800 में से 600 ऑप्शंस लोगों ने ले लिया है, मतलब इम्प्लॉय लोगों ने लिया है, बचा 200। और ये 200 जो ऑप्शंस है, ये क्या हो रहा है, ये लैप्स हो रहा है, मतलब लोग नहीं ले रहा है। ये ऑप्शन है ना, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लैप्स्ड एट द एंड, हो सकता है इनके पास पैसा नहीं है, तो एंड तक इन्होंने कंडीशन तो फुलफिल किया बट खरीद नहीं पाए, ठीक है। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम टाइमलाइन बना लेंगे। 1000 ऑप्शंस दिया गया है 1416 को, ऑप्शंस प्रोवाइडेड है 1000, मतलब ये कौन सा डेट हो गया, ये ग्रांट डेट होता है। ग्रांट डेट का मतलब जिस दिन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है अपनी एम्प्लॉय के साथ कि हाँ कितने शेयर्स वो दे देगी और कितने दिन के कंडीशंस को फुलफिल करना है, जिसका नॉमिनल वैल्यू है 10। नॉमिनल वैल्यू है शेयर का 10 रुपीज। मार्केट वैल्यू है शेयर का यहाँ पर 120, ठीक है। मार्केट वैल्यू 120 रुपीज है। और एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस, इसका मतलब जिस प्राइस में एम्प्लॉय को खरीदना पड़ेगा कंपनी से, वो वैल्यू यहाँ पर लगाया है 40, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कितने साल कंडीशन फुलफिल करना है, 2.5। तो पहला ईयर कब कंप्लीट होगा, पहला ईयर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा 31 March 2016 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर कब कंप्लीट होगा, ये फर्स्ट ईयर हो गया, नेक्स्ट ईयर कब कंप्लीट होगा 31, ये सॉरी ये 17 होगा ना, ये 17 होगा, हम 16 यहाँ पर 17 होगा। 1416 से लेके 31 मार्च यहाँ पर 17 तक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 31 March 2018 हो जाएगा। और 0.5, ठीक है, जो वेस्टिंग पीरियड है 0.5, 0.5 मतलब कितना हो जाएगा, आधा कर लेते हैं। आधा मतलब मार्च के बाद अप्रैल, पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 30 सितंबर जो है 2018 का, ये वेस्टिंग पीरियड होगा। तो वेस्टिंग पीरियड कहाँ से कहाँ बन गया, वेस्टिंग पीरियड बन रहा है यहाँ से लेके, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पीरियड क्या बन रहा है, वेस्टिंग पीरियड। अगर 2.5 इयर्स का जो कंडीशन दिया गया है ये फुलफिल हो जाएगा, तो इम्प्लॉय लोग क्या कर पाएंगे, जो शेयर आज 120 का है,
2.5 ईयर्स बाद तो और भी चेंज होगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब 120 का है वो, तब जितना भी प्राइस क्यों ना हो एम्प्लॉय 40 पे खरीद पाएगा। हाँ, अगर एम्प्लॉय का ये प्राइस अगर 120 से मान लो 40 से मार्केट में कम चल रहा है, तब तो एम्प्लॉय लेगा नहीं, क्योंकि वो कोई बेवकूफ तो है नहीं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ईशॉप वगैरह वही इशू करते हैं जो अच्छी कंपनियां होती है, तो इनका अपग्रेडेशन है मान के चलो, ठीक है। फिर भी बोला नहीं जाता, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इनका प्राइस ऑन दैट मोमेंट जो है, जब खरीदना है तब 40 से कम होगा, तो इम्प्लॉय खुद ब खुद नहीं खरीदेगा, उसका खरीद के फिर फायदा क्या है। हाँ, लेकिन अगर मार्केट प्राइस आज 120, तब तब हो सकता है 240 हो गया, तो पूरा 200 का इम्प्लॉय को फायदा हो जाएगा ना। तो वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ये प्राइस में एक्सरसाइज कर पाएगा। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला था, द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड वाज 1 ईयर। कंपनी ने 1 ईयर टाइम दिया है जो है इस शेयर को खरीदने का, ठीक है। ये तो वेस्टिंग पीरियड हो गया। अब 1 ईयर हम लोग को लेना है एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड अब 1 ईयर कब कंप्लीट होगा, यहां से लेके काउंट करना पड़ेगा। तो सितंबर कंप्लीट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। फिर से वही हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 30 सितंबर 2019 बोल सकते हो, यहाँ से 1 ईयर काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये 1 अक्टूबर हो गया, 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर 2019, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 ईयर हो जाएगा। 18-19 जैसे ये हो रहा है ना, अप्रैल टू मार्च, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर। ऑन 1 अक्टूबर 2018 बोल रहा है, जब 1 अक्टूबर 2018 आया, मतलब यहाँ पर 1 अक्टूबर 2018, क्योंकि ये सितंबर था, उसके बाद 1 अक्टूबर, मतलब बेसिकली यही वाला डेट मान के चल सकते हो, उसको और अलग से क्या दिखा है। 30 सितंबर का मतलब ही तो 1 अक्टूबर 2018। 200 अनवेस्टेड ऑप्शंस वेयर लैप्स्ड, तो यहाँ पर 200 ऑप्शंस लैप्स्ड हो गए, ऑप्शंस लैप्स्ड हो गए, ठीक है। और एंड 600 ऑप्शंस वेयर एक्सरसाइज्ड, और इसी डेट पे 600 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड हुआ। कंपनी ने टाइम दिया है ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन अगर कोई चाहे कि हम पहले खरीद लेंगे, मेरे पास पैसा है, तो खरीद सकता है। कंपनी बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ के अंदर, मतलब लास्ट ईयर टाइम डेट लाइन, इसके अंदर जो है खरीद लेना है शेयर, ठीक है। इसके पहले भी कोई खरीद सकता है, क्योंकि 2.5 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद कभी भी कोई खरीद सकता है, लेकिन लास्ट डेट ये होगा क्योंकि कंपनी ने एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर दे रखा। और उसके बाद बोल रहे हैं 30 अक्टूबर 2019 रिमेनिंग 200 ऑप्शंस लेफ्ट। अच्छा, ये ना अक्टूबर होगा, 12 मंथ्स मतलब, ये 1 अक्टूबर से हो रहा है ना, तो ये 30 अक्टूबर होगा। सितंबर खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, नहीं मुझे तो लगता है ये अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का लास्ट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 30th ऑफ अक्टूबर 2019 रिमेनिंग 200 ऑप्शन लैप्स्ड। यहाँ पर बोल रहा है 200 ऑप्शंस जो है वो लैप्स्ड हुआ है। तो मुझे लगता है मेरा यहाँ कोई काउंटिंग 6 मंथ्स कम हुआ होगा, देख लेते हैं। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, नहीं ये भी ठीक है, ये 6 मंथ्स ही तो आ रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। कंपनी ने यहाँ पर बोला है कि 30 अक्टूबर को इन्होंने जो है 200 ऑप्शन इसका इनका लैप्स्ड हो गया एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। तो ये बन जा रहा है हम लोग का। और यहाँ पर बताया था 1 ईयर, मुझे लगता है ये कुछ थोड़ा डेट इशू होगा, ठीक है। ये 1 ईयर इस तरह से मान रहे हैं, अक्टूबर से लेके सितंबर तक होना चाहिए ना, जैसे अप्रैल टू मार्च होता है, तो ये अप्रैल से मार्च, तो सितंबर, ये तो खुद ही अक्टूबर हो रहा है, तो अक्टूबर से अक्टूबर तो नहीं जाएगा, सितंबर ही होना चाहिए। तो जो भी हो, यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि शायद 1 मंथ का इधर उधर हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर काउंटिंग का कोई इशू होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे हमारा 1 ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, 1 ईयर कंप्लीट होगा 30th ऑफ सितंबर को, ठीक है। मतलब 1 अक्टूबर को 1 ईयर कंप्लीट, काउंटिंग के हिसाब से देख लो, 1 अक्टूबर को 1 ईयर कंप्लीट होगा, ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इस अक्टूबर के मंथ के एंड में बोल रहा है 200 ऑप्शन लैप्स हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब
किसी ने खरीदा नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका एंट्री करना है। चलो एंट्री करेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ रमन लिमिटेड। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया डेबिट, क्रेडिट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग को क्या एंट्री करना पड़ता है, जो मैंने सिखाया था वही वाला दिखाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमारा टोटल लॉस हो रहा है इस तरह के काम करने के लिए, मतलब हम लोग कंसेशनल रेट पे दे रहे हैं, तो जो भी लॉस हो रहा है वो हमें रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेना है। और यहाँ ना मैंने बताया था लास्ट डेट नहीं, ये लास्ट डेट नहीं, ये फर्स्ट डेट पे ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जिस दिन ग्रांट डेट है उस दिन हम लोग क्या करेंगे, टोटल लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पर ईयर के लॉस के हिसाब से उसे राइट ऑफ करेंगे। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर हम लोग पहले चेक करेंगे कि टोटल लॉस हम लोग का कितना बन रहा है। यहाँ पर देखो टोटल लॉस, अगर मतलब देखो ये तो कंपनी को बाद में पता चलेगा ना कि कौन ऑप्शन ले रहा है और कौन ऑप्शन नहीं ले रहा है। वो तो जैसे जैसे फ्यूचर में कंपनी जाएगी तब पता चलेगा, लेकिन अभी तो कंपनी यहाँ पर है, हमें पूरा कंडीशन पता है। लेकिन कंपनी की तरफ से सोचो, जब कंपनी ने ये एग्रीमेंट किया तब फ्यूचर का लॉस कंपनी आज ही रिकॉर्ड कर लेगी। प्रूडेंस कंसेप्ट जो होता है ना अकाउंट्स में, वो तो हमें यही बोला जाता है उसमें कि फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो फ्यूचर का लॉस हो रहा है, कैसे होगा, कंपनी देख रही है कि मेरा शेयर्स मार्केट में जो 120 का चल रहा है वो मुझे 40 में देना पड़ेगा, आज के हिसाब से वो काउंट करेगी। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 120 माइनस 40। ठीक है, लॉस कैसे काउंट करते हैं, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और एक एक शेयर पे इतना लॉस होगा तो 1000 शेयर्स पे कितना हो जाएगा, इस तरह से काउंट करेगी। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो 120 माइनस 40 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 80,000, ये टोटल लॉस हो गया। ठीक है, ये टोटल लॉस है, मतलब कोई 1 ईयर का लॉस नहीं है। ये कंडीशन को फुलफिल करने पे कंपनी का टोटल लॉस हो जाएगा इतना। ठीक है, क्योंकि कंपनी अगर ये 1000 शेयर सच में कंपनी को अलॉट करना पड़ा, मतलब करने के लिए कर रही है, अब बीच बीच में कोई चला जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन कंपनी देख रही है कि ये ऑफर तो मैंने कर दिया बट मेरा फ्यूचर में 80,000 का टोटल लॉस होगा। तो इस टोटल लॉस को जब कंपनी रिकॉर्ड करेगी तो वो डेट हो जाएगा 2016। यहाँ पर 2016 का है, यहाँ पर April 1। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, तो क्योंकि ये फ्यूचर का लॉस है, आज का लॉस नहीं है, तो और इसे क्या करना है, डेफर्ड वे में राइट ऑफ करना है, मतलब पार्ट पार्ट राइट ऑफ करना है। तो इसका एंट्री ऐसे होता है, यहाँ पर जो अकाउंट फॉलो किया जाता है उसका नाम है डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये देखिए यही वाला लिखवाया था मैंने, डेफर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। कंपेंसेशन लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन या फिर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। ये अमाउंट का कॉलम शिफ्ट कर देते हैं, ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, लाइबिलिटी। ठीक है, फ्यूचर का लॉस तो मेरा आज का लाइबिलिटी है, तो फ्यूचर का लॉस को जिस अकाउंट में डाल रहे हैं दैट इज डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो 80,000 का लॉस है, कंपेंसेशन एम्प्लॉय को करते हुए हो रहा है, और ये एक्सपेंस है लेकिन डेफर्ड टाइप का है, ये राइट ऑफ कर देंगे। और जो लाइबिलिटी बन रहा है वो 80,000 का बन रहा है। ठीक है, लाइबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ये 80,000 का बन रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर देखने से पता चलेगा। तो जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सबसे पहले कंपनी ने अपना लॉस बुक कर लिया, इसके बाद कंपनी का टाइम पीरियड चल रहा था। अब यहाँ पर आके 31 मार्च 2017 में कंपनी क्या करेगी, पहले लॉस को राइट ऑफ करेगी। मतलब
हर साल कंपनी धीरे धीरे अपने लॉस को राइट ऑफ करती है, ठीक है, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड जो है वो मोर देन 1 ईयर का है, तो लॉस को भी हमें वेस्टिंग पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो जो लॉस हम लोगों ने अभी रिकॉर्ड किया 80,000 का, वो हमें 2.5 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा हम लोग का 31 मार्च 2017 मार्च 31, ठीक है, या फिर 31 मार्च 2000। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब रिकॉर्ड करते हैं तो इसका एंट्री हम लोग ऐसे देंगे, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डेफर्ड, मतलब जितना डेफर्ड है, डेफर्ड का मतलब जितना हमें फ्यूचर में राइट ऑफ करना है, तो उसका राइट ऑफ करने का अगर हमारा मतलब वैल्यू जो है वो अगर कम हो रहा है तो हमें कम करके तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा यहाँ पर, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड, ये वाला राइट ऑफ होगा, डेफर्ड इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब कितना राइट ऑफ होगा ये पॉइंट है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखो कितना राइट ऑफ होगा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हम लोग का जो 80,000 है ये पूरे 2.5 ईयर्स के लिए, सोच के देखो, ये जो 80,000 का हमारा लॉस है ये पूरे 2.5 ईयर्स के लिए है, हम लोग फर्स्ट ईयर का रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 2.5 है, तो पर ईयर का कितना हो जाएगा, इंटू 1 कर लो, यूनिटरी मेथड, तो हमें पता चल जाएगा ना, 80,000 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 1, ठीक है, तो 32,000 यहाँ पर लिखेंगे, 32,000। तो फर्स्ट ईयर में हमें इतना राइट ऑफ करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 32,000, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हम लोग का ये जो अकाउंट डेफर्ड वाला अकाउंट था वो 32,000 से कम हो गया, तो ये वाला कुछ नहीं करना है, नहीं ये तो आउटस्टैंडिंग इसीलिए है, इनको शेयर अलॉट करना है, जब अलॉट करेंगे तब इसका जो है एंट्री रिवर्स होगा, जब अलॉट करेंगे या फिर कोई चला जाएगा तो इतना सारा अलॉटमेंट हम लोग डिडक्ट कर देंगे तब वो रिवर्स होगा, ठीक है। अभी हमें इसे एक्सपेंस के तौर पे दिखा देना है, और ये वाला डेफर्ड जितना अमाउंट है वो राइट ऑफ कर देंगे। अब पीएल का एंट्री करेंगे इसी डेट पे 31 मार्च, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये वाला एक, ये जो एक्सपेंस है जैसे सैलरी वगैरह ट्रांसफर होता है वैसे हो जाएगा, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस 32,000, ठीक है। तो 32,000 का जो राइट ऑफ हुआ था उसको हम लोगों ने पीएल में भी चार्ज कर लिया, तो ये हम लोग का फर्स्ट ईयर का कंप्लीशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग फिर से एंट्री करेंगे 31। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट, फिर से कंपनी का ईयर चल रहा है, बीच में कोई भी ट्रैवल नहीं है, यहाँ पर जाके 31 मार्च 2018 में फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा टोटल लॉस का पोर्शन, और उसे पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2018 मार्च 31, तो क्या एंट्री होगा, सेम ऐसा ही एंट्री होगा, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। देखो ये अकाउंट क्यों बन रहा है ये भी समझ लो, ये अकाउंट, ये तो डेफर्ड अकाउंट है जहां पर सारे खर्चे लिखे हुए, बट ये तो एक साल में नहीं दिखाना है हमें, ये 2.5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, तो जब राइट ऑफ करेंगे एक अलग अकाउंट बना रहे, खर्चा अकाउंट, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, देखो इसके आगे डेफर्ड लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ, मतलब ये एक नॉमिनल अकाउंट बन गया, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ पर क्लोज भी हो गया, तो 32,000 का जो था वो हम लोगों ने क्लोज कर दिया, पीएल में 32,000 रह गया, डेफर्ड वाला जो पॉइंट था डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन, ये 80 में से हम लोगों ने 32 राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब फिर से यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे, एम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट, यही वाला एंट्री, टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन, टू डेफर्ड
एम्प्लॉय टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस। अच्छा, अब ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ऐसे हो जाएगा, ये देखो 80,000 का जो लॉस है वो 2.5 का था, ठीक है, 2.5 का था। अभी हमें फर्स्ट ईयर का तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में जब जा रहे हैं, सोचो हम टोटल लॉस बोल रहे हैं, ये टोटल आ रहा है, ठीक है, टोटल 80,000 का लॉस है, उसमें से हम लोग का 2.5 से डिवाइड करने से पर ईयर का लॉस आएगा, इंटू 2 अगर करेंगे तो हमारा 2 इयर्स का लॉस आएगा। ये कितने टाइम का लॉस बता रहा है? 2 इयर्स, ठीक है, क्योंकि इंटू 2 कर दिया हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पर हम लोग लॉस जो है पर ईयर का करते हैं, ठीक है। ये 2 साल का है, ईयर 1 एंड ईयर 2 का, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिख दिया है, ठीक है। ये टोटल वेस्टिंग पीरियड और ये एक्सपायर्ड, ये देखो ये टोटल वेस्टिंग पीरियड, इसमें से 1 साल चला गया तो इतना राइट ऑफ करना चाहिए। टोटल वेस्टिंग पीरियड 2 साल चला गया, क्योंकि देखो अभी हम लोग ये 2 साल चला गया ना, तो 2 साल में टोटल कितना एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए? 64, लेकिन ऑलरेडी 32 तो रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। मतलब ये जो डेटा है ये ईयर 1 का है जो कैलकुलेट होके आए। इस तरह से कैलकुलेट करने से ईयर 1 प्लस ईयर 2 का आ गया, लेकिन ईयर 1 का तो हम लोग ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो वो हमें कर लेना चाहिए माइनस यहाँ से ईयर 1 का, तो हमें ईयर 2 का मिल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने का तरीका ऐसा होगा, तो 64,000 माइनस 32,000, तो 32,000 इसमें आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 32,000, ठीक है। रूल्स क्या हुआ? रूल्स ऐसा है, जितना वेस्टिंग पीरियड है उससे डिवाइड करने से पर ईयर मिलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर गया तो एक्सपायर्ड पीरियड, तो अभी भी देखो जब हम लोग फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड कर रहे थे तो एक्सपायर्ड पीरियड 1 ईयर, जब हम लोग सेकेंड ईयर का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक्सपायर्ड पीरियड 2 ईयर, ठीक है, एक्सपायर्ड पीरियड 2 ईयर। तो अभी ये जो 64 है ये यहाँ से लेके यहाँ का खर्चा है, 80,000 यहाँ से लेके यहाँ का है, ठीक है। बात को समझ लो, ये देखो जो 80,000 है, जो 80,000 है वो तो पूरे वेस्टिंग पीरियड का है, ये पूरा जो वेस्टिंग पीरियड है इस पूरे में 80,000 है, ठीक है। अच्छा, जब हम फर्स्ट ईयर का राइट ऑफ करेंगे तो 80,000 में से जितना होगा उतना ही करना पड़ेगा, तो पर ईयर का हिसाब से यहाँ पर आ रहा है 32,000। जब हम लोग सेकेंड ईयर का करें तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? 80,000 फॉर 2.5 ईयर्स, देन सेकेंड ईयर तक का कितना हो जाना चाहिए, तो ऐसे करना चाहिए 80,000 डिवाइडेड बाय 2.5, सेकेंड ईयर तक का हम लोग का टोटल 64,000 होना चाहिए, मतलब 32 एंड 32 मिला के 64। अब यहाँ पर लॉजिकली कैसे समझेंगे? ये 2 साल का है, 2 साल मतलब ईयर 1 एंड ईयर 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। अब ईयर 1 तो हम लोग ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 32,000, तो ईयर 2 का भी माइनस करके बाई चांस सेम अमाउंट आ रहा है, 32,000 ही आ रहा है, ठीक है। सेम अमाउंट आएगा हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग अमाउंट भी आ सकता है। तो 32,000 हो गया। अब इसका रिकॉर्डिंग हम लोगों ने कर दिया, अब पीएल में चार्ज करेंगे। 31 मार्च 2018, 2018 मार्च 31, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, ठीक है, 32,000। अच्छा, अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीशन हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा कंडीशन चेंज है, ठीक है, कुछ लैप्स वगैरह बोल रहा है, ये देखो। इसके बाद जब कितना टाइम आया? जब हम लोग का टाइम आया बाकी 6 मंथ्स का, ठीक है। जब 6 मंथ्स का टाइम आया तब यहाँ पर क्या बोला है देखो, on 1st October the maximum exercise period 1 year, on October 1 2018 200 unvested option, ठीक है। तो अक्टूबर 1 को क्या हुआ है, 200 ऑप्शंस जो है वो लैप्स हो गया है, मतलब 200 ऑप्शंस और नहीं किसी को अलॉट करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय चले गए होंगे, तो इसीलिए लैप्स बोला जाता है। एट द एंड ऑफ 200 ऑप्शंस वेयर लैप्स्ड एंड 600 वेयर एक्सरसाइज, ठीक है, 600 इस दिन लिया गया, ठीक है। तो 600 ऑप्शंस लिए गए, 200 ऑप्शन जो है लैप्स हो गया। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा?
तो 600 ऑप्शंस जो लिए गए उसका तो एंट्री हो जाएगा, शेयर जो लिया जा रहा है उसका, ठीक है। और जो 200 ऑप्शंस लैप्स हो गए हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो 200 ऑप्शंस लैप्स हो गए हैं तो उसके लिए जो लॉस अभी तक रिकॉर्डेड हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो सारे ऑप्शंस के लॉस रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा 80,000 कैसे आया है, सारे ऑप्शंस का लॉस मिला के ना 1000 इंटू 80, ठीक है, 1000 इंटू 80 मतलब 1000 ऑप्शंस का लॉस अभी तक हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। अब अगर हमें 200 ऑप्शन का लॉस नहीं बियर करना है, क्यों, क्योंकि अगर कोई शेयर एक्सरसाइज नहीं होगा तो उसका तो लॉस नहीं होगा। तो अभी तक सेकेंड ईयर तक हम लोगों ने ये 200 ऑप्शंस पे जितने भी लॉस जो है रिकॉर्ड किए हैं उसको हमें रिवर्स कर देना है, क्योंकि वो लॉस अभी और नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ये 200 ऑप्शंस में अब तक का जितना लॉस है उसे रिवर्स कर देना है, क्योंकि वो लॉस हमारा और नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। अच्छा, एंट्री कैसे होगा, देखो लॉस को हम लोग रिवर्स करेंगे तो एंट्री कुछ इस तरह से होगा। लॉस का एंट्री क्या होता है, इम्प्लॉय कंपेंसेशन, ये देखो यहाँ पर लॉस कौन सा, ये वाला, ये वाला डेफर्ड इम्प्लॉय कंपेंसेशन, ये डेफर्ड में जितना राइट ऑफ होगा। और लॉस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते थे, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस बोल के। तो जो लॉस है उसको हम लोग डेबिट करते थे, अब 200 पे जो लॉस है वो अब डेबिट नहीं होगा, मतलब जो अभी तक डेबिट होते गया है 200 लॉस पे उस ऑप्शन को हम लोग रिवर्स करेंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम 2 वाला लिखते हैं, 2 में ऐसे लिखेंगे, टू इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 200 ऑप्शंस पे जो लॉस है, पर ऑप्शंस पे लॉस कितना है 80 करके, ये देखो पर ऑप्शंस पे लॉस कितना है 80 करके, यहाँ पर लिखा था हमने 80 into 1000 तभी तो होता है 80,000, ठीक है। पर ऑप्शंस पे जो लॉस है तो 200 पे कितना होगा, पर ऑप्शंस पे 80 तो 200 पे 200 into 80, ठीक है। अब ये लॉस हमारा लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि इतने ऑप्शंस लैप्स होने वाले हैं, मतलब ये शेयर्स कोई लेगा नहीं। तो 80 रुपीज करके जो लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं अभी तक हम लोग 200 शेयर्स पे, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग पूरे शेयर्स पे कर रहे हैं ना, तो 200 शेयर्स वाले भी रिकॉर्ड हो गए हैं, तो उसे हमें रिवर्स करना है। तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, यहाँ पर देखो टोटल वेस्टिंग पीरियड 2.5, और ये हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है 2 साल तक का, ठीक है। ये 200 शेयर्स का हम लोगों ने रिकॉर्ड कब तक किया, यहाँ एक बार रिकॉर्ड किया ये वाला फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में रिकॉर्ड हो गया 200 का लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर आके पता चला 200 का लॉस रिवर्स कर दो, क्योंकि ये लॉस होने ही नहीं वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 200 का लॉस रिवर्स कर देंगे। तो वैसे वेस्टिंग पीरियड था 2.5, तो 2 इयर्स का जो भी लॉस रिकॉर्डेड है वो हम लोगों को यहाँ से एक्सक्लूड कर देना चाहिए। 200 इंटू 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये हो गया 12,800। तो इतना लॉस हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है। पीएल वगैरह में भी जो चार्ज हुआ इतना लॉस हमारा रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, और ये जो डेफर्ड वाला अकाउंट है, डेफर्ड मतलब हम लोग क्या कर रहे थे, लॉस जो है प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ कर रहे थे। तो अभी जब और भी राइट ऑफ करना बाकी है, यहाँ पर जब हम लोग लॉस को फिर से राइट ऑफ करेंगे तो 200 शेयर्स पे राइट ऑफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 200 शेयर्स और बिकेंगे नहीं, 200 ऑप्शंस लैप्स हो गए हैं। तो जब यहाँ पर हम लोग फिर से राइट ऑफ दिखाएंगे तो यहाँ पर 200 शेयर्स का राइट ऑफ नहीं होगा, यानी डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन में टोटल 80,000 में से 32 चला गया, फिर उसमें हम लोग का यहाँ पर 32 फिर से चला गया, लेकिन इसमें तो वो 200 का रिकॉर्डिंग था। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेफर्ड एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा कितना डेफर्ड लॉस, ठीक है। अब इस पे आगे कितना राइट ऑफ होने वाला था, 200 ऑप्शंस पे 80 करके आगे और कितना राइट ऑफ होने वाला था, राइट ऑफ जितना हो रहा है उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल वेस्टिंग पीरियड इनटू एक्सपायर्ड अनएक्सपायर्ड पीरियड। जैसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कितने से किया, 2 से किया, ठीक है। तो उस तरह से, तो यहाँ पर हम लोग कितना करेंगे, 0.5 से करेंगे। तो 0.5 और डेफर्ड होने वाला था, जो कि अब नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन ही लैप्स हो गया। तो 200 इंटू 80 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 3,200, ठीक है।
तो ये हो गया, रिवर्स कर दिया हम लोगों ने कंपेंसेशन अकाउंट, क्योंकि लॉस हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने ये रिवर्स कर दिया, अच्छा, और इम्प्लॉय कंपेंसेशन को भी रिवर्स कर दिया, तो ये जो इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पर जो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है, ये लाइबिलिटी को भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जब वेस्टिंग ऑप्शन में से 200 लैप्स हो जा रहा है, तो फिर 80,000 का लाइबिलिटी भी तो रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये दोनों का टोटल कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, 3,200 प्लस 12,800, तो 16,000 का जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब 16,000 का लायबिलिटी हम लोग रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ये ऑकर्ड नहीं होने वाला, ठीक है, मतलब एक्चुअली कंपनी को इतना लॉस नहीं होगा, ठीक है, 200 शेयर्स पे, मतलब ये कैसे आया, 200 शेयर्स पे 80 का लॉस कंपनी को नहीं होगा, तो ये हो गया 16,000 उसका रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सा समझना जरूरी है, यहाँ पर हम लोग जो लाइबिलिटी था उसको 16,000 से रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि 200 शेयर्स 80 रुपीज के लॉस पे और नहीं देना पड़ेगा, तो 16,000 का लाइबिलिटी कम, लाइबिलिटी अकाउंट था इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, वो क्रेडिट था, लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी को रिड्यूस करवाना है तो डेबिट कर दो, ठीक है, जैसे परचेस करते हैं परचेस रिटर्न करते हैं, सेल करते हैं सेल रिटर्न करते हैं, वैसे ही। और एक कंपेंसेशन एक्सपेंसेस जो है इतने से कम हो जाएगा, और डेफर्ड में इतना और हमें डेफर्ड नहीं करना पड़ेगा 3,200, ठीक है, ये एंट्री इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से एक एंट्री आएगा, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा ये वाला, ये जो इम्प्लॉय कंपेंसेशन है, इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ये वाला हमें, अच्छा अब देखो हम लोग फर्स्ट ऑफ, अब हम लोग कौन सा एंट्री कर रहे हैं वो भी बता देते हैं, ये तो लैप्स वाला एंट्री हो गया। अब बाकी जो ऑप्शंस बचे हुए, जैसे 1000 में से 200 ऑप्शंस लैप्स हो गया, ठीक है, लेकिन जो 800 ऑप्शंस बचा हुआ है उसका तो हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कौन से वाले रिकॉर्डिंग का बात करें, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, जैसे कि हम लोग ईयर एंड 31 मार्च में कर रहे थे, 31 मार्च 17 में किया, 31 मार्च 18 में किया, वैसे ही 31 मार्च 19 में भी कर सकते थे, लेकिन बोला है कि ये 6 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है, तो 6 मंथ्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे बचे हुए 800 ऑप्शंस का हम लोग ये एंट्री करेंगे, इम्प्लॉय कंपेंसेशन टू डेफर्ड इम्प्लॉय कंपेंसेशन, ठीक है, ये वाला एंट्री करेंगे। यहाँ पर इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट हम दिखा देते कैसे आएगा, इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ये कौन सा वाला कर रहे हैं, जो बचे हुए 800 ऑप्शंस है अभी भी, ठीक है, 1000 में से 200 लैप्स हुआ, इस पे 80 रुपीज का लॉस पर शेयर्स पे या पर ऑप्शंस पे, 2.5 वेस्टिंग पीरियड और 0.5 जो है एक्सपायर्ड, जैसे ये देखो टोटल 2.5 में टोटल 2.5 में 1 ईयर एक्सपायर्ड, टोटल 2.5 में 2 ईयर एक्सपायर्ड, टोटल 2.5 में 0.5 भी एक्सपायर्ड हो गया, तो ये बचे हुए 800 ऑप्शंस का यहाँ पर लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। अब कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है, 800 इंटू 80 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है, 12,800 आ रहा है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा 12,800, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो हम लोगों ने कहाँ तक कंप्लीट किया देख लो, ये पूरा कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर ये दोनों एंट्री कर लिया, 200 ऑप्शन लैप्स हुआ उसका भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर लिया, 600 ऑप्शन नहीं, ये नहीं किया, 200 ऑप्शन लैप्स हुआ वो कर लिया, बचे हुए ऑप्शंस का डेफर्ड पॉइंट जो है वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर 600 ऑप्शंस जो एक्सरसाइज हुए हैं उसका एंट्री करना पड़ेगा,
तो वो एंट्री भी सेम डेट पे ही होने वाला है, 1 अक्टूबर में। अच्छा, अगर शेयर होल्डर, मतलब सॉरी शेयर होल्डर बोल रहे हैं, एम्प्लॉय अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, वो पैसा देंगे, शेयर खरीद रहे हैं तो पैसा देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितने सारे ऑप्शन सेल हो रहे हैं, 600 ऑप्शन, कितना करके उनको देना पड़ेगा, 40 रुपीज करके उनको देना पड़ेगा, यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो 600 ऑप्शन में 40 रुपीज करके कंपनी को मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा कंपनी, 600 इंटू 40, तो ये हो गया 24,000। ठीक है। अब जैसे शेयर अलॉट करने से एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन एक लाइन मेरे जैसे रखो, जैसे मैंने रखा है, तो बता देते क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होता है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होता है। देखो हम लोग जो इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर मैंने बताया ना कि हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है। 600 इंटू 10, शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 है, नॉर्मली 10 ही होता है, यहाँ पर गिवन भी है, देखो 10 रुपीज गिवन है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा 6,000। ठीक है। अच्छा, क्या ये शेयर प्रीमियम वाला है, तो ये देखो शेयर प्रीमियम वाला है, नॉमिनल 10, मार्केट प्राइस 120, तो फिर 110। ठीक है, 110 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरेट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 600 इंटू 110 कितना हो जाएगा, 66,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर हम लोग जो है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये क्यों बना है, क्योंकि शेयर हमें फ्यूचर में अलॉट करना है, मतलब हम लोगों ने लोगों को बोल दिया अलॉट करना है, तो उनका शेयर जो है ये हम लोग लाइबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर रखे हैं, तो इसका हमें एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जब शेयर ही हम लोग अलॉट कर दे रहे हैं तो उतना अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लॉई, जैसे देखो यहाँ पर अनवेस्टेड हो गया तो भी जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, वैसे यहाँ पर वेस्टेड हो रहा है तो भी लाइबिलिटी रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर कोई शेयर नहीं ले रहा है तो भी कंपनी का लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, और अगर कोई शेयर ले रहा है तो भी जो रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो कम होगा। रीजन दो अलग अलग है, ठीक है, रीजन दो अलग, जैसे देखो अगर हमें डेटर पेमेंट कर देता है तो भी हम लोग डेटर को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, अगर डेटर मुझे रिटर्न करता है तो भी तो डेटर को क्रेडिट करते हैं, रिसीवेबल। ठीक है, उसी तरह से तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है कि मेरा लाइबिलिटी जो है वो कम हो रहा है, रीजन दो अलग अलग है, एक तो शेयर मिल जा रहा है तो शेयर अलॉट कर दे रहे, तो जितना लाइबिलिटी उसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड किया था तो उसे लेस कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग कैसे होगा, ये देखो कितने सारे शेयर्स जो है लिए जा रहे हैं, 600 शेयर्स लिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पर शेयर्स पे लॉस कितना है, 80 रुपीज का है। ठीक है, तो यहाँ पर 48,000 रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कैसे हुआ था, रिकॉर्डिंग भी तो उसी तरह से हुआ था, तो फिर जो रिडक्शन है वो भी उसी तरह से ही होगा, तो 48,000 राइट ऑफ हो गया, इधर 12,800 हो गया, रीजन दो अलग अलग है। तो 1 अक्टूबर 2018 तक का हम लोग का यहाँ पर एंट्री कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि 30 अक्टूबर 2019 को 200 ऑप्शन जो है वो लैप्स हो गए, तो ऑप्शन लैप्स होने से जो एंट्री होता है वही वाला हम लोग करेंगे। हम लोग का आउटस्टैंडिंग जो है वो हम लोग रिवर्स कर देंगे, एम्प्लॉय स्टॉक का ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और कंपेंसेशन अकाउंट को यहाँ पर दिखाएंगे, तो ये हो गया 30 अक्टूबर 2019 अक्टूबर 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखो जब लैप्स होता है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, इम्प्लॉय कंपेंसेशन अकाउंट, ये देखो सॉरी इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग डेबिट टू इम्प्लॉय कंपेंसेशन टू डेफर्ड। अच्छा, डेफर्ड तो तब करेंगे ना जब कोई बीच में छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तभी तो उसका डेफर्ड अकाउंट को भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन ये तो एक्सरसाइज पीरियड, मतलब जब कंडीशंस फुलफिल हो गया उसके बाद का बात है, तो ये वाला नहीं आएगा, बाकी दो पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो डिफर्ड करने के लिए कुछ है नहीं, अनएक्सपायर्ड पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन
एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितना रिकॉर्ड होगा, कितने सारे ऑप्शंस जो है लैप्स्ड हो रहे हैं, 200। ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया है 200 ऑप्शंस जो है लैप्स हो रहा है। इस पे हम लोगों ने कितना एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रखा था, पर ऑप्शंस पे 80, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, यानी 16,000, ठीक है 16,000। अब देखो पूरा आउटस्टैंडिंग अकाउंट हम लोग का टैली हो गया होगा, कैसे, यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग कितना है 16,000, ठीक है। ये वाले केस में 16,000 हम लोगों ने क्या किया, डेबिट किया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऑप्शन 48,000 डेबिट किया है, ये चेक करो 48,000 डेबिट किया है। यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग 16,000 डेबिट किया है, ठीक है 16,000 डेबिट किया है। तो 16 एंड 16 32 और 48 हो जाएगा यहाँ पर 80,000, ठीक है। तो 80,000 का जो लाइबिलिटी टोटल रिकॉर्ड हुआ था वो पूरा इस तरह से राइट ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। कैसे राइट ऑफ हो रहा है, जब कोई शेयर ले रहा है तब भी राइट ऑफ हो रहा है, जब कोई शेयर जो है ऑप्शन लैप्स कर रहा है तब भी राइट ऑफ हो रहा है, तो इस तरह से राइट ऑफ हो जाएगा। सिमिलर वे से अगर चेक करोगे तो डेफर्ड वाला अकाउंट भी हम लोग का उसी तरह से राइट ऑफ हो जाएगा। तो डेफर्ड अकाउंट में देखो कितना था, 80,000, ठीक है। डेफर्ड अकाउंट का डेबिट पोर्शन 80,000 था, तो सबसे पहले राइट ऑफ हुआ ये देखो 32 डेफर्ड एक्सपेंसेस, फिर कितना राइट ऑफ हुआ 30, ये देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर डेफर्ड में 32 राइट ऑफ, मतलब 32 एंड 32 ये दोनों राइट ऑफ हुआ, ठीक है। 80 में से 32 राइट ऑफ हुआ। अच्छा, फिर डेफर्ड यहाँ पर फिर से राइट ऑफ हुआ 3200। अच्छा, फिर से डेफर्ड देखो राइट ऑफ हुआ 12,800। अच्छा, और यहाँ पर डेफर्ड डेफर्ड और कुछ नहीं है, ठीक है। और तो यहाँ पर डेफर्ड कुछ नहीं बचा, चेक करके देख लो 80,000 माइनस 64,000, इतना हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस 12,800 और माइनस 3,200, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट ऑफ हो गया, तो इस तरह से जीरो हो गया। तो जो डेफर्ड अकाउंट था उसमें से फर्स्ट ईयर राइट ऑफ हुआ इतना, सेकंड ईयर राइट ऑफ हुआ इतना, फिर जो लैप्स हो गया उसका रिवर्स एंट्री गया, ठीक है, ये 3,200, और जो 800 बचा हुआ था जिस साथ जब लैप्स हुआ 200,000 में से जो 800 बचा हुआ था उसका डेफर्ड हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो 12,800, तो इस तरह से हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है जैसे मैंने डील किया है उसी तरह से तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन भी करना है। ये तुम लोग खुद से ट्राई करके देखो, जो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, आज आज ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे, मैंने एक ही करवाया, तुम लोग इसको अच्छे से ट्राई करके देखो, नेक्स्ट दिन हम वो वाला बता देंगे। तो ईशॉप का एक ये अच्छा ही क्वेश्चन था, ठीक है। और तुम लोग का जो मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न है उसमें इससे ज्यादा कुछ स्टेप आता नहीं है, फेयर वैल्यू वगैरह उतना आता नहीं है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू नहीं करवा रहे, तो ये जो क्वेश्चंस है उसको ट्राई करके देख सकते हो रहा है कि नहीं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है उसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मिक्स्ड अप होगा, तो इसमें हमें जो है परेशानी नहीं होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो स्वेट इक्विटी शेयर लिखते हैं, इम्प्लॉय ईशॉप का और भी क्वेश्चन करेंगे, आज स्वेट लिखवा देते हैं। आज सिखा दिया मैंने, ज्यादा ये बोलेंगे तो फिर तुम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एक ही क्वेश्चन मैंने धीरे धीरे करवाया, पहले इसको समझो प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज इसीलिए हम ईशॉप का और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवा रहे। अभी हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर लिख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर, यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर जो है ये हम लोग का सेक्शन 54, अच्छा ईसॉप का सेक्शन जो है वो भी हम लिख देते, क्योंकि ईसॉप का सेक्शन भी हमें पूछ सकता है। सब 2 सबसेक्शन 37, ये देखो मैंने लिखवाया था, जहां पर वहां लिख लो, ठीक है। 237, अच्छा। स्वेट इक्विटी शेयर किन को दिया जाता है, देखो स्वेट इक्विटी शेयर दिया जाता है कंपनी के डायरेक्टर्स को, इम्प्लॉइज को, ठीक है। ये भी डिस्काउंटेड रेट में दिया जाता है, ठीक है, डिस्काउंटेड में, या फिर कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश, ठीक है।
तो कैश के बदले कुछ और, मतलब कंपनी बोल रही है इम्प्लॉय या डायरेक्टर को, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा दो जो कि अदर देन कैश फॉर्म है, तो हम तुम्हें सस्ते में शेयर देंगे। जैसे कोई इम्प्लॉय या डायरेक्टर चाहे तो कंपनी का वैल्यू एडिशन करवा सकती है। कैसे? मान लो कि कंपनी का कैसे किया, उसने कोई फॉर्मूला जो है वो बना लिया, ठीक है, और उस फॉर्मूले को यूज करके कंपनी का काफी प्रॉफिट हो रहा है। कोई नो हाउ, ठीक है, कोई रिसर्च वगैरह किया किसी इंप्लॉय ने या फिर डायरेक्टर ने, तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कंपनी बोलेगी आपने मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ाया, ठीक है, तो मेरा वैल्यू एडिशन किया बिजनेस का, आपने मुझे कुछ टेक्निकल नो हाउ दिया, तो ये सब क्या हो गया, इसके बदले हम आपको क्या देंगे, आपने मेरे बिजनेस को बढ़ाया, इसके बदले हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर देंगे, आपने पसीना बहाया मेरे बिजनेस में, हम आपको इक्विटी शेयर देंगे कंसेशनल रेट में। तो शेयर दे रहे, उसके बदले पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। बदले में इम्प्लॉय या डायरेक्टर क्या दे रहा है, वो अपना नॉलेज से जो भी फॉर्मूला नो हाउ ये सब बना के कंपनी का जो भी वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसके बदले कंपनी उसे शेयर इशू कर रही है, तो इसे बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर लिखो, shares issued to the directors, employees at the discounted rate, at discount लिख दो, at discount or for consideration other than cash। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, डिस्काउंट में शेयर देगी, और कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी देगी, मतलब डिस्काउंट में शेयर इशू करेगी, वो भी ले सकता है एम्प्लॉय या डायरेक्टर, और दूसरा है कि कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश, ये भी हो सकता है। तो ये इसऑप की तरह लग सकता है कि वहां भी तो हम लोग का क्या था, हम लोग का कंसेशनल या डिस्काउंट प्राइस में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा एम्प्लॉय के तरफ से, तभी कंपनी उसे देगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, फॉर कब प्रोवाइड किया जाता है, फॉर प्रोवाइडिंग, कंपनी कब देगी इंप्लॉय या डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर, फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ। ठीक है, टेक्निकल नो हाउ मतलब कोई फॉर्मूला वगैरह देने से। फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंप्लॉय ने कोई इंटेलेक्चुअल जो है वैल्यू एडिशन किया हो, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, या फिर कुछ राइट्स जो है कंपनी के पास आ गया इनके थ्रू से, ठीक है। फॉर वैल्यू एडिशन, कंपनी का किसी तरह का वैल्यू एडिशन हो रहा है जो कि अदर देन कैश, ठीक है, वैल्यू एडिशन हो रहा है कंपनी का, तब कंपनी क्या कर सकती है, अपने डायरेक्टर और इम्प्लॉय लोगों को स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे कंडीशंस। अच्छा, ये भी ना शेयर बेस्ड पेमेंट है, ये लैंग्वेज तुम लोग को बहुत जगह मिलेगा। जैसे एक ई शॉप मैंने दिखाया, ये भी शेयर बेस्ड पेमेंट है, मतलब इम्प्लॉय को शेयर के थ्रू से कुछ पे करने का तरीका, ठीक है, तो इसे बोला जाता है शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है, जिसमें से स्वेट इक्विटी भी होता है और ई शॉप भी होता है, लेकिन दोनों का क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग है। मैंने स्वेट इक्विटी का सेक्शन लिखा, सेक्शन 54, हाँ सेक्शन 54 लिखा है। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पर कंडीशंस। कंडीशंस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल, सॉरी स्पेशल, कैसे करके हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही नहीं होगा, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। द रेजोल्यूशन मस्ट कंटेन all details of
स्वेट इक्विटी, ठीक है। स्वेट इक्विटी का सारा डिटेल्स, मतलब किस चीज के बदले दिया जा रहा है, कितने डिस्काउंट पे दिया जा रहा है, तो ये सारी चीज जो है रिजोल्यूशन में रहना चाहिए, ठीक है। रिजोल्यूशन जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा वहां पर ये सारे एक्सप्लेनेशन रहने चाहिए। अच्छा, फिर वर्किंग पीरियड फॉर 3 years share become not transferable, ठीक है। शेयर जो है स्वेट इक्विटी शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बोला है वर्किंग पीरियड ऑफ 3 years, इसका मतलब है कि जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद 3 years के अंदर जो है क्या कर देना है, इनको शेयर जो है वो इशू कर लेना है, ठीक है। तो वर्किंग पीरियड ऑफ फॉर 3 years होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, if shares are listed, if shares are listed, follow सेबी रेगुलेशन। देखो ये तो होना ही था, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी तो बीच में आएगी, ठीक है। तो सेबी का रेगुलेशंस जो है फॉलो करना पड़ेगा अगर लिस्टेड कंपनी। और अगर अनलिस्टेड है, इफ अनलिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनी है और शेयर इशू करना चाहती है स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट रेगुलेशंस आर टू बी फॉलो, आर टू बी फॉलो, ठीक है। तब कंपनीज एक्ट का रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे क्वांटम। क्वांटम का मतलब लिमिट। क्या जितना इच्छा स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। रूल्स है, लिमिट है, उसके हिसाब से ही करेंगे। इन ए ईयर ओनली 15% of existing paid up capital or value of 5 crore, whichever is higher, whichever is higher। तो लिमिट क्या बोल रहा है? लिमिट ये बोल रहा है कि किसी भी एक साल में 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल, पेड अप होना चाहिए, ठीक है। जैसे कंपनी ने 10 रुपीज कॉल्ड अप किया, इसमें से अगर 8 रुपीज पेड अप है तो इसका बात हो रहा है 8 रुपीज का। तो एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल उसका 15% या फिर 5 करोड़, ठीक है। वैल्यू करके देखना पड़ेगा कि 15% करने से 5 करोड़ से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, विच एवर इज हाई, ठीक है, उतना ही स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। नेक्स्ट, द टोटल स्वेट इक्विटी शेयर of a company can't exceed 20% of total paid up capital at any point of time।
ये पॉइंट क्या बोल रहा है, द टोटल स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी कांट एक्सीड 20% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल का 20% से ज्यादा कोई भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर किसी भी हालत में इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वांटम है, फॉर स्टार्टअप, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है तो उनके लिए क्या रूल्स है। फॉर स्टार्टअप द मैक्सिमम लिमिट इज 50% और पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। इनके लिए थोड़ा ज्यादा छूट, इनका 20%, इनका 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 5 years फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब स्टार्टअप कंपनी कब तक मान रहे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके 5 years के अंदर, ठीक है। तो 5 years फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यूएशन, मतलब प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। इसमें लिखेंगे प्राइस, अच्छा इसका मतलब 5 years क्या बताया, इसका मतलब 5 years मतलब स्टार्टअप कब तक मानेंगे, बोल रहा है कंपनी रजिस्टर होने के बाद 5 साल तक इसे स्टार्टअप माना जाएगा स्वेट इक्विटी शेयर के लिए, ठीक है, ये चीज बताया जाए। अच्छा नेक्स्ट देखो, प्राइस ऑफ शेयर्स टू बी वैल्यूड बाय, मतलब जो स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो रहा है उसका प्राइस कौन वैल्यू करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यू करता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है, ये वैल्यू करते हैं कि स्वेट इक्विटी का प्राइस क्या आ रहा है। अच्छा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यू ऑफ द टेक्निकल नो हाउ, मतलब जो इम्प्लॉय या डायरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को जिसके बदले इनको स्वेट इक्विटी शेयर मिल रहा है, वैल्यू ऑफ द टेक्निकल नो हाउ या फिर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिल रहा है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और वैल्यू एडिशन also to be done by him। हिम मतलब जो वैल्यूअर का बात हो रहा है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है उनका काम क्या है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है वो शेयर प्राइस को, इक्विटी शेयर प्राइस को भी वैल्यू करेंगे और जो टेक्निकल नो हाउ है इसे भी वैल्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में, अच्छा इस पे और एक पॉइंट बात की, ऑल सच एलिमेंट्स मस्ट बी sent along with notice of general meeting to shareholder। अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल सच एलिमेंट्स, मतलब ये सब जो वैल्यू करने के बाद जो भी हुआ, ठीक है, ऑल सच एलिमेंट्स जो है
यहाँ पर एलिमेंट्स मस्ट बी सेंट along with नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ शेयर होल्डर को भेज दिया जाएगा कि हाँ हम लोग के हिसाब से इक्विटी शेयर का वैल्यू इतना है और आपने जो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नो हाउ या फिर फॉर्मूला जो भी दिया है उसका हम लोगों ने वैल्यूएशन ये किया। फिर एक जनरल मीटिंग का जो है नोटिस भी दे दिया जाएगा कि मीटिंग इतने तारीख को होगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे प्रोसीड्यूर किस तरह से होता है। तो प्रोसीड्यूर देखो, प्रोसीड्यूर फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। पहला, आफ्टर पासिंग द resolution for sweat equity share it needs to be filed with MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। इन फॉर्म, फॉर्म जो मतलब होता है फॉर्म, इन फॉर्म MGT 14, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। थियोरेटिकल भी आ सकता है तो इसीलिए लिखवा रहे, ठीक है। बेसिकली ये थियोरेटिकली ही है, स्वेट इक्विटी शेयर से कुछ जो है उतना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर MGT जो फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर MGT 14 विद इन 30 डेज, विद इन 30 days of passing it, क्या बोल रहा है, आफ्टर पासिंग द रिजोल्यूशन मतलब रिजोल्यूशन पास हो गया जनरल मीटिंग में, ठीक है। फॉर स्वेट इक्विटी शेयर इट नीड्स, अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट नीड टू बी फाइल्ड विद द एमसीए इन फॉर्म, मतलब अब वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, मीटिंग कंप्लीशन हो गया, अब फॉर्म नंबर फॉर्म MGT 14 में 30 डेज के अंदर मीटिंग कंप्लीशन मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद 30 डेज के अंदर ये सारे चीजों को MCA के पास देना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फिर यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉल करना है, इसके बाद का स्टेप एंड अलॉट शेयर, और शेयर अलॉटमेंट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ एक पॉइंट लिख देते हैं, डिस्क्लोजर भी देयर इन, डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर भी देयर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, ठीक है। तो जो डिस्क्लोजर वगैरह है वो भी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसका रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुला के शेयर अलॉट तो करेंगे ही करेंगे, और डिस्क्लोजर वगैरह भी उससे रिलेटेड जो है उनको दे देना है रिपोर्ट रेडी करके। फिर नेक्स्ट क्या होगा, फॉर्म PAS, ठीक है, फॉर्म PAS 3, ये जो फॉर्म है इसको क्या करना पड़ेगा, हैज टू बी फिल, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर, विद इन 30 days ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अलॉटिंग इक्विटी स्वेट इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इसके बाद फॉर्म PS 3 वो फिलअप करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर, कब से 30 डेज के अंदर, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होने के बाद 30 डेज के अंदर, फॉर अलॉटिंग स्वेट इक्विटी
शेयर। ठीक है, अब ये जो अलॉटमेंट होगा वो PS3 फॉर्म फिलअप करके ही पॉसिबल है। ठीक है, ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ पॉइंट, register of such shares be maintained and maintained at registered office। ठीक है, authentication by CS or any other officers as specified। ठीक है, फिर इसे ऑथेंटिकेट तो करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए CS कर सकते हैं या फिर अदर कोई ऑफिसर्स जिनके बारे में यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्टर करवाना पड़ेगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का, शेयर्स बी मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर वगैरह करवाना पड़ेगा और उसके लिए ऑथेंटिकेशन में CS हेल्प कर सकते हैं या फिर कोई अदर स्पेसिफाइड पर्सन वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स फॉर्म ऑफ एन एसेट, मतलब जो नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रहा है कंपनी को एम्प्लॉय या डायरेक्टर की तरफ से, वो अगर जो एसेट है, ठीक है, मतलब नॉन कैश कंसिडरेशन, जैसे देखो जो पेटेंट वगैरह होता है वो भी तो एसेट है ना, तो वो क्या है, वो मतलब पेटेंट तो कोई दे नहीं सकता, वो तो करवाना पड़ता है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नो हाउ ये सब जो क्या बोलते हैं उसे, इंटेंजिबल एसेट जैसा हो गया ना। तो इफ नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स फॉर्म ऑफ एन एसेट, तो नॉन कैश जो कंसिडरेशन मिल रहा है उसका फॉर्मेशन अगर एसेट के तरह है, देन क्या करना पड़ेगा, देन रिकॉर्ड इट इन बैलेंस शीट, तब हमें इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग इसे क्या करेंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। देन रिकॉर्ड इट इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, एल्स रिकॉर्ड इट एज एन और एल्स रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस एज पर एएस। ठीक है, एज पर एएस यानी कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, जो नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रहा है कंपनी को, वो अगर एसेट फॉर्मेट में तो ठीक है भाई, वो तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, लेकिन अगर एसेट फॉर्मेट नहीं बना रहा है, फॉर्म जो है वो एसेट का नहीं है, तो इन दैट केस उस एक्सपेंसेस को, उसे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस की तरह हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे बोलेगा उस रिगार्डिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा उसके हिसाब से हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ नॉन कैश कंसिडरेशंस टेकन form of an asset, then record it in balance sheet, else record it as an expense as per accounting standard। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने स्वेट इक्विटी शेयर लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग एक दो जो है ESOP रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी 5-7 बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। जैसे देखो इससे यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर बोल रहा है dash दिया हुआ है, means the options given to the full-time director, officers or employees of a company which gives such director, officers or employees the benefit or right to purchase or subscribe at a future date the security offered by the company at a predetermined प्राइस। तो ये देखो ये क्या होगा, ऑप्शन देने के पहले हम लोग खुद भी अपना आंसर दे सकते हैं। मैंने
जब यहाँ पर लिखवाया था ईशॉप का डेफिनेशन और समझाया था, तब देखो मैंने यही सारे पॉइंट्स को यूज किए थे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, किसके साथ, किसका, कंपनी के साथ एम्प्लॉय का। देख लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिविंग द ऑप्शंस टू एम्प्लॉयज टू बाई द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, अभी क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने क्या वहां पर देखा ना कि पहले से कंपनी ने बता दिया कि 40 रुपीज करके शेयर दे दिया जाएगा, ठीक है, और प्री डिटरमाइंड डेट, अब ये कब डिसाइड हुआ, ये बात डिसाइड हुआ है 1/4/2000। ये देखो आज ही जो क्वेश्चन किया ना उस पे ही तो समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ डिसाइड कर लिया कि कितने प्राइस में फ्यूचर में शेयर जो है देना है, ठीक है। तो ये किनको दिया जाता है उसके बारे में भी मैंने लिखवाया था। ये देखो अगर नोट डाउन किया हुआ है तो जरूर मिलेगा, नोट डाउन तो करना चाहिए। किनको मिलता है, परमानेंट एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को, ऑफिसर को। देखो लिखा हुआ है दैट मींस द ऑप्शंस। और ये क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। पहले मैंने बोला था ऑप्शनल है, कोई ऐसा नहीं कि लेना ही पड़ेगा। जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि बहुत से ऑप्शंस लैप्स हो गए, मतलब क्या, लोगों ने लिया नहीं, मतलब लोग यानी कि यहाँ पर जो मतलब एम्प्लॉय वगैरह है जिनको कंपनी ने दिया था ऐसा ऑफर। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लो क्या क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, लेकिन इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ। ये है ईएसपी, ये है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज, लेकिन ये है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन मतलब हम लोग का ऑप्शनल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2, which of the following section of the Companies Act 2013 allows a company to offer shares? मतलब सेक्शन पूछ रहा है ईशॉप का सेक्शन। मैंने तो यहाँ 2 सबसेक्शन 37 लिखा है। अच्छा इसका 62, अच्छा सेक्शन 62 होगा। हाँ सेक्शन 62 होगा। अच्छा मैंने तो यहाँ ये वाला फिर कौन सा सेक्शन लिख दिया मैंने, 62 सही है, 62 होगा। यहाँ मैट में ही लिखा हुआ है। ये एम्प्लॉय, हाँ 62 ही है वो, वहां पर प्रोविजन लिखा हुआ है। और 2 सबसेक्शन 37 जो है इसके डेफिनेशन को बताता है। ठीक है, ये जो है इसके डेफिनेशन को बताता है, ये भी 2013 वाला ही है। ये बताता है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या है, ये जो है ये डेफिनेशन बताता है। ठीक है, ये डेफिनेशन बताता है। और इसका जो सेक्शन है मतलब कैसे इसका प्रोविजंस वगैरह की कैसे करके होगा, वो है 62 सबसेक्शन 1 और ये बी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन 62। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, एज पर सेक्शन 62 सबसेक्शन 2। ठीक है, जो मैंने अभी अभी, ये सबसेक्शन 2 है, ये कुछ अलग सेक्शन है। 62 सबसेक्शन 2 यहाँ पर क्या बोला है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। कंपनी कैन ऑफर शेयर टू एम्प्लॉय अंडर स्कीम ऑफ ईशॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बाय पासिंग। ठीक है, तो शेयर इशू कर सकता है कौन सा, रिजोल्यूशन पास करके, बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। स्पेशल रेजोल्यूशन, करेक्ट। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन ही होगा आंसर। ये देखो मैंने लिखवा भी दिया है, जो मेन पॉइंट है मैंने लिखवा दिया। ये देखो स्पेशल रेजोल्यूशन नीड टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है ए लिस्टेड कंपनी कैन ऑफर वेरियस बेनिफिट टू एम्प्लॉय सच एज ईएसओएस मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और ईएसपीएस एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। ठीक है, एक ही बात है, स्टॉक परचेज स्कीम या स्टॉक ऑप्शन स्कीम बाय कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ। तो ये जो ईशॉप खरीदने के लिए जो, सॉरी ईशॉप जो इशू करती है कंपनी, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो वो कौन से प्रोविजंस को ले सकती है, कंपनीज एक्ट 2013, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट लग रहा है, दो भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पेयर्स में दिया हुआ है, 2 3 भी हमारा करेक्ट हो सकता है।
1 और 2 होगा। देखो कंपनीज एक्ट तो एप्लीकेबल हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो इतने सारे सेक्शन लिख रहा है, तो वो तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ही लिख रहा है, ये तो एप्लीकेबल है ही है। और आज मैंने बोला कि कंपनी अलग अलग शेयर बेस्ड पेमेंट करती है अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, जिसमें से ईसॉप हम लोगों ने पढ़ा और आज स्वेट इक्विटी शेयर पढ़ा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और ये जो शेयर कैपिटल और डिवेंचर का रूल्स 2014 बोल रहा है, ये नहीं है, ठीक है। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट वो भी रूल्स रेगुलेशंस 2014 का ही है, और ये रूल्स 2014 का। ये शेयर कैपिटल और डिवेंचर के बारे में है, ये शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में है, जिसमें से ईसॉप या फिर जो स्वेट इक्विटी है ये सब आता है। तो इसका मतलब 1 और 2 हम लोग का करेक्ट होगा, मतलब इसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारा चला जाएगा राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस इज कवर्ड अंडर द प्रोविजन रिलेटिंग टू शेयर बेस्ड पेमेंट रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। ठीक है, यहाँ बोला है शेयर बेस्ड पेमेंट, मतलब ईशॉप भी कवर होगा, स्वेट इक्विटी भी कवर होगा, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट किन लोगों को किया जाता है? ऑप्शन में देखो, परमानेंट एम्प्लॉय, होल टाइम डायरेक्टर, एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो हम लोगों ने जो लिखा था यहाँ पर, ये देखो परमानेंट एम्प्लॉय, ये सब ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। परमानेंट एम्प्लॉय इनको ईशॉप दे सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर इनको ईशॉप दे सकते हैं, ठीक है। होल टाइम डायरेक्टर को दिया जाता है, ये डायरेक्टर कौन सा है? होल टाइम है, क्योंकि जो पार्ट टाइम होता है वो सिटिंग चार्जेस लेके चला जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमें नहीं चाहिए। और इम्प्लॉय ऑफ सब्सिडियरी को, तो सब्सिडियरी कंपनी का इम्प्लॉय को तुम लोग दे सकते हैं, वो भी तो इम्प्लॉय हुआ ना हमारा, परमानेंट इम्प्लॉय। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फिर सिक्स्थ नंबर देखो, एज पर रूल्स 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट शेयर कैपिटल रूल्स 2014। अच्छा, यहाँ पर जो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का जो रूल्स 2014 है, उसके हिसाब से इम्प्लॉय इंक्लूड्स, वहां पर अगर तुम लोगों ने लॉ में पढ़ा है तो बोल सकते हो, वहां पर इम्प्लॉय का मतलब कौन कौन होता है? परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग आउटसाइड इंडिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, एन एम्प्लॉय हु इज प्रोमोटर, होल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर हु होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ द स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, ये बोला है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख के बता सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो बता सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पहला बात है इम्प्लॉय नहीं होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है? आता है सिटिंग चार्जेस वगैरह लेके, जो भी मीटिंग वगैरह अटेंड करना है करके चला जाता है, इंडिपेंडेंट है। मतलब वो कंपनी का परमानेंट डायरेक्टर तो है नहीं, तो इम्प्लॉय कैसे होगा? परमानेंट इम्प्लॉय बोल रहा है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो पहले ही नहीं होगा, तभी तो इनको ईसॉप नहीं दिया जा रहा था, है ना। तो इसका मतलब ये वाला तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, प्रोमोटर तो डायरेक्टर, सॉरी, प्रोमोटर तो इम्प्लॉय नहीं होगा, यहाँ पर इम्प्लॉय पूछा है। अच्छा, होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, और यहाँ पर ये वाला बोला है परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग आउटसाइड इंडिया। ये वाला पॉइंट हमें देखना है, ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ये पूछ रहा है। और दूसरा यहाँ पर हमें पूछा है कि डायरेक्टर हु होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ द स्टार्टअप कंपनी। तो स्टार्टअप कंपनी का डायरेक्टर जो 10% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो क्या वो होगा कि नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम लिखवा देते हैं, देखो इसमें क्या क्या कवर होगा, इसमें लिखवा देते हैं, नहीं तो कैसे याद रखोगे। यहाँ पर पॉइंट जो है लिखवा देते तो आंसर भी दे पाओगे, रूल्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते, ठीक है। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं, इसके साथ कुछ लिंक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, तो रूल्स जो है, सेबी notified that share based employee benefits regulation 2014, ठीक है,
Repeating the existing guidelines. The existing, अच्छा नहीं, ये वाला तो हम जो लिखवा रहे वो कौन कौन ये कर पाएगा, ई शॉप में कौन कौन जो है वो होगा। ये वाला क्वेश्चन कुछ और पूछा है, ये वाला हमें तो पूछ रहा है कि कौन कौन ऐसे इम्प्लॉय है जो कौन इम्प्लॉय होगा या नहीं होगा, ऐसा पूछा है। एज पर रूल्स 12 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 इम्प्लॉय इंक्लूड्स, ठीक है, इम्प्लॉय में कौन कौन आएगा ऐसा पूछा गया है। अच्छा, तो इसका तो रूल्स मुझे अभी दिख नहीं रहा, कहाँ से लिख पाए, ये मुझे कुछ दूसरा ही दिख गया। इसमें इम्प्लॉय कौन कौन होगा, ठीक है, मैंने जैसे बोला उसमें से एक बार देखते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इम्प्लॉय नहीं होगा, जो प्रोमोटर है वो भी नहीं होगा, होल्ड टाइम डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर जो होल्ड करता है 10% आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर स्टार्टअप कंपनी का, उनको डायरेक्टर नहीं, उनको शायद इम्प्लॉय, शायद नहीं, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, उनको इम्प्लॉय नहीं बताया जाएगा, ठीक है, उनको इम्प्लॉय जो है वो नहीं बताया जाता है। यहाँ पर एक्सक्लूडिंग है ये डायरेक्टर एंड प्रोमोटर ऑफ कंपनी हु हैव मोर देन 10% इक्विटी इन द कंपनी। अच्छा, ये तो ईशॉप के लिए, एक मिनट हम देख लेते हैं आंसर, मुझे याद नहीं आ रहा इसका रूल्स के हिसाब से, एक मिनट देख के बताते हैं। 1 and 4, मेरा जो डाउट है वैसा ही हो रहा है क्या, 1 and 4, डी, ऑप्शन डी, 1 and 4। तो 1 जो है ये हो जाएंगे एम्प्लॉय, और 4, हाँ 4 तो मुझे 4 तो होगा ही, क्योंकि ये एम्प्लॉय है तभी तो इन्हें ईशॉप दिया जाता है ना, तो होल टाइम डायरेक्टर तो होंगे ही, और परमानेंट एम्प्लॉय बोल दिया है तो परमानेंट एम्प्लॉय ये वाला पॉइंट तो आएगा ही, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे जो है एम्प्लॉय नहीं होते, वो सिटिंग चार्जेस लेते चले जाते हैं। एम्प्लॉय हु इज अ प्रोमोटर, तो प्रोमोटर जो है वो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं आएंगे। डायरेक्टर हु होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ द स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी का अगर 10% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखा है कोई डायरेक्टर, तब उसे एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ये, हम नेक्स्ट दिन रूल्स लिखवा देंगे, ठीक है, ये जो रूल्स बोला है ना, तो इसका पूरा लिस्ट एक बार देख लेंगे, लिस्ट लिखवा देंगे या पढ़ा देंगे। रूल्स 14 के हिसाब से इम्प्लॉय में कौन कौन इंक्लूड होता है, एक बार यहाँ से याद रख लो, ठीक है, नेक्स्ट दिन लिखवा देंगे। फिर 7th नंबर यहाँ पर भी कैन बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय एंड हेंस एलिजिबल फॉर एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट बेनिफिट। अच्छा, शेयर बेस्ड पेमेंट बेनिफिट किन्हें मिलेगा, मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट बेनिफिट किनको मिलेगा, जिसमें से यहाँ पर बोला है कि कौन कौन बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर हु होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। अभी अभी तो हम लोगों ने बोला कि जो डायरेक्टर जिनके पास 10% आउटस्टैंडिंग शेयर से ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग शेयर का 10% से ज्यादा है, वो तो हम लोग इम्प्लॉय काउंट नहीं कर रहे। दूसरा बात है, रिलेटिव को जो है उसे इम्प्लॉय कैसे बोला जाएगा, टेम्पोररी इम्प्लॉय ये भी नहीं होगा, ठीक है, टेम्पोररी इम्प्लॉय हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया। लेकिन शेयर बेस्ड पेमेंट टेम्पोररी लोगों को नहीं दिया जाता है, जो स्वेट इक्विटी उन्हीं को मिलेगा ना, जो कंपनी में ही काम किए जा रहे हैं, इस वक्त तो उनको मिलेगा जो कुछ कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, तो वो टेम्पोररी कैसे होंगे, ये तो नहीं होगा। रिलेटिव्स भी जो है वो नहीं हो सकते। एम्प्लॉय ऑफ एसोसिएटेड कंपनी एंड नन ऑफ दिस ऑप्शंस हमें पूछा है। एम्प्लॉइज ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी के एम्प्लॉय यहाँ पर कंसिडर होंगे कि नहीं, और नन ऑफ दिस, तो ए बी तो कंफर्म है कि हमारा नहीं होगा। तो कौन सा आंसर लग रहा है, कौन सा हो सकता है 7th नंबर का, क्या एसोसिएट वाला होगा, क्या लगता है? नहीं होगा ना, एसोसिएट वाला नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अच्छा, फिर से शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 अप्लाइज टू, तो शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट जो अप्लाइज टू मतलब कौन कौन सा होता है, ठीक है, मतलब हम ये बोल, यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट जो ऑप्शंस होते हैं उसमें कौन कौन सा आता है, जिसमें से हम लोगों ने दो पढ़ लिया है, ठीक है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, तो ईशॉप ये तो आता ही होगा। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम ये भी आता है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम ये भी आता है। अच्छा, फिर क्या बोला है, यहाँ पर जनरल बेनिफिट, जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम ये भी आता है, और रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम ये भी आता है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि कंपनी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट किस किस तरह से दे सकती है, तो ईशॉप के हिसाब से दे सकती है, ES
ESPS, इसके हिसाब से ये थोड़ा सा अलग होता है, बता देंगे। ESPS, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये भी कंपनी के शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट पेमेंट के अंडर ही आता है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ये भी आता है, ठीक है। जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, ठीक है, ये सारे ही शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट के अंडर आते हैं। तो इसका यहाँ पर तुम लोग अगर अपने मैट में एक बार देखोगे, जहां पर ये लिखा हुआ है वहां मिल जाएगा, ठीक है, लिस्ट मिल जाएगा। हम नेक्स्ट दिन दिखा देंगे। ये हम लोग का आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द एम्प्लॉइज आर गिवन एन ऑप्शन टू परचेज शेयर ऑन द स्पॉट एट ए डिस्काउंट प्राइस। अगर डिस्काउंट प्राइस पे कंपनी को जो है शेयर लेने के लिए बोला गया है, अंडर द एम्प्लॉइज आर गिवन एन ऑप्शन टू परचेज ऑन द स्पॉट एट द डिस्काउंट प्राइस, मतलब ऑन द स्पॉट मतलब पहले डिसाइडेड हो जा रहा है, ठीक है, कि ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको लेना है। तो ये एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होता है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट होता है, या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट राइट होता है, ठीक है, ये पूछा है हमें। तो ये हो जाएगा हम लोग का एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ठीक है, ऑप्शन नहीं। ऑप्शन और परचेज में यही फर्क होता है, ये है ऑन द स्पॉट डिस्काउंटेड प्राइस में लेना पड़ेगा, और ये जो है कोई कंडीशन दिया जाएगा, दैट इज वेस्टिंग पीरियड रहेगा एक, उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड रहेगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। जो ESPS होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें ऑन द स्पॉट डिस्काउंट प्राइस में जो है ऑप्शन अवेल करना पड़ेगा, और इसमें ऑन द स्पॉट नहीं होता है। हम लोग एक वेस्टिंग पीरियड या वेस्टिंग कंडीशन फॉलो करते हुए चलेंगे, उसके बाद हमें लेना है तो हमें ठीक लगेगा तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्पॉट जो है ऑन द स्पॉट लेना पड़ता है, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस पे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, फिर से ESPS का ही पॉइंट आ गया है, ईसॉप आ ही नहीं रहा है, जो भी हो। ESPS एम्प्लॉइज आर गिवन एन ऑप्शन टू परचेज शेयर ऑन द स्पॉट एट ए, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें ESPS में मिल जाता है। ESPS छोटा सा पॉइंट है, जैसे स्वेट इक्विटी है, तो हम बता देंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पॉट ऑन द स्पॉट शेयर को डिस्काउंटेड रेट में दिया जाता है, ठीक है, एम्प्लॉय को। तो ये होता है ESPS। तो ईशॉप और ईशॉप तो बता दिया, ESPS नेक्स्ट दिन बता देंगे। और जो दो चार पॉइंट जो हमें मिल रहा है यहाँ पर MCQ करते हुए, तो वहां पर ये भी बता देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, 9th नंबर तक किया शायद हम लोगों ने, 10th नंबर तक किया, ठीक है। तो यहाँ एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, अप टू 10 तक हम लोगों ने किया, बाकी क्वेश्चन करेंगे, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है वो भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।